नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। और आज की इस क्लास का टॉपिक है मीनर्स डिजीज़। जी, एक छोटी सी डिजीज़ है, लेकिन एग्जामिनर बहुत बार इससे बहुमूल्य क्वेश्चन पूछ लेता है। मीनर्स डिजीज़ होती क्या है, एक वर्ड से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोलिम्फ हाइड्रोप्स, अगर मैं कहूँ कि इस बीमारी को एंडोलिम्फ हाइड्रोप्स कहा जाता है। हाइड्रोप्स का मतलब आप सभी जानते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का जम जाना। कौन से फ्लूइड का जम जाना? एंडोलिम्फ का जम जाना। देखिए, का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये रहा हमारा ईयर पिना, ये हमारी ऑडिटरी कैनाल, देन आफ्टर हमारा मिडल ईयर, और मिडल ईयर के बाद में हमारा इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर को अगर मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊं तो आपको 3 चैम्बर बताए गए थे। ठीक है, इसमें जो पार्स मीडिया होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है बेटा जी, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज एंडोलिम्फ। इस फ्लूइड को एंडोलिम्फ कहा जाता है। दिस इज एंडोलिम्फ। ओके डियर, ये एंडोलिम्फ कहलाता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट बैठा रहता है, जिसे कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। दिस इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये जो मैंने इस तरह का ऑर्गन बनाया है, दिस इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर पाई जाती है कुछ खास तरह की सेल्स, जिन्हें कहते हैं हेयर सेल्स। और ये हेयर सेल जिम्मेदार होती है हियरिंग के लिए। तो अगर कोई पूछे कि विच सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, हेयर सेल। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। एंड विच पार्ट ऑफ ईयर, तो इंटरनल ईयर। ये इंटरनल ईयर में ताना बाना रहता है। अगर किसी भी वजह से कौन से फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, एंडोलिम्फ की मात्रा बढ़ गई, तो ये जो पार्स मीडिया वाला पार्ट है, ये हद से ज़्यादा डिस्टेंट हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पे प्रेशर पड़ेगा, हेयर सेल्स डैमेज होगी, और धीरे धीरे हियरिंग खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा डियर, अगर एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में कोई इश्यू हो और उसकी वजह से हियरिंग खत्म हो, तो उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहा जाता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। लेकिन अगर इंटरनल ईयर में कोई इश्यू हो और उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो, तो उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है। जी हाँ, तो यहाँ किस प्रकार का हियरिंग लॉस होगा? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। ये डिजीज़ कहलाती है आपकी मीनर्स डिजीज़। ओके डियर, चलिएगा देखते हैं 1 बाई 1 इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट तो हमने क्लियर कर दिया, दैट इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोप्स, एंडोलिम्फ हाइड्रोप्स। और इसका मतलब होगा accumulation of excessive एंडोलिम्फ, हद से ज्यादा एंडोलिम्फ का भर जाना, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्टिंग इन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और रिजल्ट ये निकलेगा कि पेशेंट में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा। और इस बेसिकली इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ विच ईयर? एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर। तो हमने कहा इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। ये एक इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, जिसमें फ्लूइड की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, बेसिलर मेम्ब्रेन डैमेज होगी, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई डैमेज होगा, हेयर सेल्स डैमेज होगी, और पेशेंट में हो जाएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। चलिए अब बात करते हैं इसकी कोजेज की, कि क्या क्या कोजेज रहे होंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ऐसे कौन कौन से कोजेज होंगे? चलिए जब मूव करते हैं सेकेंड कोजेज की तरफ, तो देखिएगा सबसे पहले, अगर बॉडी में सोडियम या फ्लूइड रिटेन कर रहा हो किसी वजह से, अगर किसी वजह से बॉडी में फ्लूइड या सोडियम रिटेंशन हो रहा हो, तो बॉडी में ऑब्वियसली बात है फ्लूइड का लोड बढ़ेगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा। और अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से याद रखिएगा क्या हो जाएगा? फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हर जगह बॉडी में एडिमा हो जाएगा, तो इंटरनल ईयर में भी एडिमा हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, कि जिन रस्तों से ये फ्लूइड
आउट ड्रेन होना चाहिए था, उन रस्तों को डैमेज कर दिया गया है। जी हाँ, ऑटो इम्यूनिटी भी का इसका एक कारण हो सकता है कि जिन रस्तों से ये फ्लूइड ड्रेन हुआ करता था, उन फ्लूइड रस्तों में अगर रुकावट आ जाएगी, बहुत सारे केसेज में ये भी देखा गया है, कुछ केसेज में, बहुत सारे तो नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म, कि जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन लोगों को, मैकेनिज्म अननोन है क्यों, लेकिन जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन लोगों में भी मीनस देखने को मिलता है। और सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें तो डिफेक्टिव एंडोलिम्फ डैमेज, डिफेक्टिव एंडोलिम्फ ड्रेनेज। अगर किसी वजह से एंडोलिम्फ का ड्रेनेज क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, एंडोलिम्फ अच्छे से ड्रेन ना हो, तो उस वजह से प्रेशर बढ़ेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन डैमेज होगी, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई डैमेज होगा, हेयर सेल डैमेज होगी और हियरिंग लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, इसके सर्टेन क्लिनिकल फीचर्स की। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि आप सबको पता है, इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। और इनर ईयर में कोई भी बीमारी आए बेटा जी, हमेशा याद रखना सबसे पहला लक्षण क्या आएगा, टिनिटस। इट विल बी द अर्लीस्ट फीचर। जी हाँ, अर्लीस्ट फीचर ऑफ इंटरनल ईयर प्रॉब्लम्स इज टिनिटस। ठीक है, रिंगिंग इन ईयर्स, कान में घंटियां बोलना। टिनिटस का मतलब क्या होगा, रिंगिंग ईयर्स, रिंगिंग इन ईयर्स, कान में घंटियां बोलना। ये सबसे पहला लक्षण होता है कौन सी प्रॉब्लम का, इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम्स का। और इसके साथ साथ, टिनिटस के साथ साथ पेशेंट को वर्टिगो होगा, उल्टी जैसी इच्छा होगी, वर्टिगो होगा, याद रखिएगा, वर्टिगो होगा पेशेंट में। 24 घंटे तक एक बार एपिसोड आएगा तो पूरे दिन तक पेशेंट को वर्टिगो रह सकता है। ठीक है, डिजीनेस रह सकती है, चक्कर आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग, वर्टिगो रहेगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगी। और लास्ट में पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा। वो किस टाइप का होगा, वो हमने कहा कि हियरिंग लॉस विल बी ऑफ सेंसरी न्यूरल टाइप। और सेंसरी न्यूरल में भी फ्लक्चुएटिंग, जैसे जैसे फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फ्लक्चुएटिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा जो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न का होगा, कि अभी फ्लूइड स्टेबल है तो स्टेबल रहेगा, और फ्लूइड बढ़ेगा और हियरिंग लॉस, और हियरिंग लॉस, और हियरिंग लॉस, ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होगा। आगे अगर बात करें हम इसके डायग्नोसिस की, तो देखिएगा ऑब्वियसली बात है, ऑडियोमेट्री की जाएगी। ठीक है, रीने टेस्ट करेंगे सबसे पहले, मान लीजिएगा ट्यूनिंग फोक टेस्ट में हमने की रीने टेस्ट, और रीने टेस्ट यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो है ही नहीं। रीने टेस्ट पॉजिटिव का मतलब होता है नॉर्मल, कि रीने टेस्ट नॉर्मल आया, बोन में कंडक्शन कम होगा, एयर में कंडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कंडक्शन में दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कहाँ है, इंटरनल ईयर में है। इसलिए याद रखिएगा, वेबर टेस्ट के साथ जो दूसरा टेस्ट करते हैं, सर रीने टेस्ट के साथ जो दूसरा टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट में ट्यूनिंग फोक को यहाँ फोरहेड के मिड में यहाँ लगा दिया जाता है, और उसके बाद वाइब्रेशन को दोनों कानों में सुना जाता है। तो जो डैमेज्ड ईयर होता है, याद रखिएगा, उसमें अगर अच्छे सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें एयर कंडक्शन कम हो रहा है, बोन कंडक्शन अच्छा हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ बोन कंडक्शन तो नॉर्मल है, इसका मतलब वेबर टेस्ट में याद रखिएगा टुवार्ड्स नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर की तरफ घूम जाएगा, नॉर्मल ईयर में अच्छा सुनाई देगा। क्यों अच्छा सुनाई देगा, क्योंकि इसमें सेंसरी लॉस है, चाहे हवा से जाए चाहे बोन से जाए, आगे नर मैसेज को लेके नहीं जा रही है। सेंसरी लॉस है तो उस कान में अच्छा सुनाई देगा ही नहीं। तो वेबर टेस्ट में भी अच्छे कान में आएगा और रीने टेस्ट में भी हवा से जाएगा, यानी दोनों में नॉर्मल वाली चीज़ बताएगा। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कैसा लॉस हुआ है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ है। और याद रखेगा, कोक्लिया में गड़बड़ी है, इसलिए इलेक्ट्रोकोकियोग्राफी, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी इट इज़ द बेस्ट टेस्ट। जिस प्रकार ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसी प्रकार यहाँ पर भी कन्फर्मेटिव टेस्ट, याद रखिएगा क्या होगा बेटा जी, तो जवाब मिलेगा कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। जी हाँ, हल्की सी डाइज को पुश किया जाता है, कहाँ पुश किया जाता है, डाइज को पुश किया जाता है इंटरनल ईयर में, कोक्लिया में, और उसके बाद उसकी सीटी स्कैन से पता लगा लिया जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके डियर, आगे बात करते हैं। अगर इसके बाद, तो नेक्स्ट डायग्नोसिस के बाद बात आती है
मैनेजमेंट की, तो मैंने ड्रग्स ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। एक क्वेश्चन ड्रग्स का भी बनता है, देखिएगा कई बार एलर्जी कंडीशंस की वजह से होती है तो एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, सीडेट के लिए ट्रैंकुलाइजर्स दे देते हैं, वॉमिटिंग और वर्टिगो रोकने के लिए एंटीमेटिक है, ठीक है, सीक्रेशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन है, और एडिमा को दूर करने के लिए डायूरेटिक्स है। ये ड्रग्स आपकी ट्रिप्स में होनी चाहिए। ऑल दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द केस ऑफ मीनर डिजीज। इसके साथ देखिएगा एक चीज़ और, इसमें डाइट का भी खास रोल है। ऐसी चीज़ हमें नहीं लेनी, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, क्योंकि पहले से फ्लूइड ज़्यादा है इसलिए फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। रेस्ट्रिक्ट सोडियम, जी हाँ, हाई सोडियम नहीं लेने दिया जाता क्योंकि पहले से सोडियम ज़्यादा है। तो याद रखिएगा जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं जैसे डिब्बाबंद जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें नमक होता है, ठीक है। पिकल्स, अचार वचार नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। और बात करें तो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चीज़ में बेशुमार नमक मिलाया जाता है। तो वो कोई भी चीज़ जिसमें हद से ज़्यादा सॉल्ट होगा उन चीज़ों को बेसिकली अवॉइड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो फ्लूइड रिटेन करेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। और लास्ट में डियर लेबिरेंथेक्टोमी सर्जरी की जाती है। लेबिरिंथ को रिमूव कर दिया जाता है, इंटरनल ईयर के उस पार्ट को हटा ही दिया जाता है, क्लियर है। या फिर अगर इससे थोड़ा इंच हो जाए तो नीडल इंसर्ट करके एंडो लिम्फ सेक डीकम्प्रेशन, एंडो लिम्फ सेक डीकम्प्रेशन, एंडोलिम्फ में नीडल डाल के और उससे फ्लूइड को खींच लिया जाता है क्योंकि बाकी नॉर्मल रूट तो बंद हो गया है। इस तरह भी उसमें प्रेशर को घटाया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक सर्जरिकल ट्रीटमेंट भी हैं, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली वही आएगा पोस्ट सर्जिकल कि एक पेशेंट को मीनर डिजीज़ थी, आपने लेबिरेंथेक्टोमी की तो उसके बाद क्या करेंगे। तो वही बात हो गया कि लेबिरेंथेक्टोमी करने के बाद में पेशेंट में कौन सी नर्व असेस करेंगे, कौन सी पोजीशन देंगे, वो सारा जो हमने ऑटोस्क्लेरोसिस में डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।